एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 3 चैप्टर प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किया है। आप जाके मेरे चैनल पे सारी वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ सप्लाई एनालिसिस। या इस चैप्टर में हम सप्लाई के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, सप्लाई क्या है? जब कोई भी कमोडिटी का मार्केट में सप्लाई होता है, कंज्यूमर को बेचा जाता है, ऐसे टर्म को सप्लाई कहते हैं। और उस सप्लाई एनालिसिस को कहाँ पर कितने अमाउंट में किस तरीके से सप्लाई हो रहा है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो द लॉ ऑफ सप्लाई इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थियोरी लाइक अ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की तरह भी यही एक थियोरी है, बट लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में एक फ़र्क है। जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है। पर यहाँ पे इसका अपोजिट है, प्राइस बढ़ेगी तभी डिमांड बढ़ेगा और प्राइस कम होगी तभी डिमांड कम होगा। तो यहाँ पे एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लॉ को पढ़ना चाहिए आपको, तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है इन्हीं की बुक में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 को, ये ईयर हमेशा याद रखिए, पब्लिश हुई थी। और ये जो लॉ है वो फंडामेंटल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इस पे स्टेटमेंट ऑफ लॉ की तरफ। Other thing being constant, higher the price of commodity, more is the quantity supplied. Lower the price of commodity, lower the quantity supplied. अभी मैंने आपको बताया कि दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर एक सेलर तभी ज़्यादा बेचेगा, तभी सप्लाई ज़्यादा करेगा जब प्राइस ज़्यादा होगी, और जब प्राइस कम होगी तो वो सप्लाई कम करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, अदर फैक्टर लाइक प्रेफरेंस और इनकम, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अ राइज इन प्राइस रिजल्ट इन राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। ये हमेशा याद रखिए, एक सिंपल वर्ड। अगर आपको ऊपर का स्टेटमेंट नहीं समझ में आता है तो आप इसमें इसको भी लिख सकते हैं, यू विल गेट मार्क्स 100%। सो दैट देयर इज ए इन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था इनवर्स रिलेशनशिप है, यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सिम्बॉलिकली इसे एस एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स और ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई, एक्स स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन एंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं। हमने अजम्पशंस भी पढ़े हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। एक पूरा 1 शॉट में भी वीडियो अवेलेबल है एंड प्लस 1 बाय 1 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला एक्सेप्शन है सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर के सप्लाई में क्या फ़र्क आता है या किस तरीके से इसे देखा जाता है, चलिए इसको डीप में डिस्कस करते हैं। लेबर सप्लाई इज़ अ टोटल नंबर ऑफ आवर्स that worker to work at a given wage rate। यहाँ पर लेबर सप्लाई से यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लेबर्स होते हैं वो नंबर ऑफ आवर्स काम करते हैं। जैसे कुछ लेबर्स जो होते हैं वो 8 आवर्स काम करते हैं, कुछ लेबर जो होते हैं वो 5 आवर्स काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनका नंबर ऑफ आवर कितना है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय सप्लाई कर्व। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है सप्लाई कर्व के थ्रू। इन द केस ऑफ लेबर, एज द वेज रेट राइज द सप्लाई ऑफ लेबर। तो ये इन केस ऑफ लेबर में क्या होता है, जब वेज रेट बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ता है और इनका नंबर ऑफ आर भी जो है या फिर आर ऑफ वर्क भी इंक्रीज होता है। सो सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड। जब यहाँ पे वेज रेट बढ़ता है तो जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड की तरफ जाता है, और जब सप्लाई
ऑफ लेबर यानी कि काम जो है कम होता है, फॉल होता है, तो इनका जो वेज रेट है एंड सप्लाई कर्व जो होता है वो बेंड बैकवर्ड हो जाता है। अब मैं आपको इसको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी, पहले इसको रीड कर लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज द वर्कर वुड प्रेफर लेजर टू वर्क आफ्टर रिसीविंग हाई अमाउंट ऑफ वेजेस। एक जो लेबर होता है वो काम मन लगा कर तब ज़्यादा करता है जब उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। देखो कोई भी इंसान हो, अगर उसे उसके काम का अच्छा पैसा मिलता है तो वो काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन अगर उसके काम को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसके काम को कोई भी तरीके की चीज़ें या उसको हाई वेज ऑफ रेट नहीं मिलता है तो वो काम करना डिनाई करता है। So thus after a certain point of time when wage rate rise, the supply of labor tends to fall. पर एक ऐसा टाइम भी आता है कि सप्लाई और वेज रेट बढ़ने के बावजूद भी जो वर्कर्स होते हैं वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। अब इसका एक नॉर्मल अगर लॉजिक में बताऊं तो आपको कि एक जो ह्यूमन कैपेसिटी होती है वो 8 से 9 घंटे होती है, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसकी मजबूरी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको अगर आप कितना भी ज़्यादा पैसा देने की कोशिश करो और बोलो कि मेरा काम करो तो वो रेडी नहीं होगा, क्योंकि अब उसको उस काम से लेज़र नहीं फील हो रहा है और वो अब एग्जॉस्ट फील हो रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो काम करना पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो नीचे की तरफ जाएगा। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो सप्लाई कर्व है, पहले वेज पर घंटे 100 रुपये दिया गया और 5 घंटे काम कराया गया, तो वेजेस को लेबर्स को मिला टोटल वेज 500। फिर 200 दिया गया और 7 घंटे काम कराया गया, यानी कि वेज रेट को बढ़ाया गया, 200 किया गया तो 7 घंटे जो उन्होंने पर डे पे काम किया और उन्हें मिला 1400। लेकिन फिर इसको वेज रेट को और बढ़ाया गया 300, लेकिन जो नंबर ऑफ वर्क था या नंबर ऑफ वर्क हार था वो कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, बल्कि वेज रेट ज़्यादा मिलने के बावजूद भी ये डिक्लाइन हो गया। तो मैंने वहाँ पे एक ही रीज़न बताया कि कितना भी एक ज़्यादा अमाउंट मिलने के बाद लेबर्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करने को तैयार तो हो जाते हैं, बट एक टाइम के बाद जो उनकी बॉडी होती है वो भी जो उनको उनका साथ छोड़ देती है। साथ छोड़ देती है इन द सेंस वो एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काम करना प्रेफर नहीं करते। तो लेबर सप्लाई आपको यही पॉइंट बताता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लेबर्स को जब वेजेस ज़्यादा मिलता है वो काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन जब उनका वर्किंग आवर बढ़ा दिया जाता है तब वो काम करना थोड़ा सा वर्किंग आवर कह सकते हैं, इन सेंस कि वर्किंग आवर के एक्स्ट्रा अगर काम करते हैं तो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट होने के बाद उनका जो पर डे काम का टाइम होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप इनके थ्रू देख सकते हो, जब वेजेस 100 मिल रहे थे, वेज रेट 100 था तो उन्होंने 5 घंटे काम किया, फिर जो 200 था तो उन्होंने 7 घंटे काम किए। लेकिन जब 300 कर दिया, लेकिन 300 करने के बावजूद भी ये 6 घंटे ही हुआ, तो यहाँ पे जो लेजर टाइम है वो इंक्रीज़ हुआ। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एज ए ह्यूमन बीइंग जो लेबर होगा वो काम करना नहीं पसंद करेगा, तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा बेंड होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर को। इनिशियली जब 100 वेज रेट था पर आवर तो उन्होंने 5 घंटे काम किया और उन्हें 500 मिला टोटल वेज। फिर जब 100 से 200 किया गया तो नंबर ऑफ आवर उनका 5 से 7 घंटे हो गया, फिर उनको टोटल अमाउंट जो है वो 500 से 1400 मिलने लगा। एट द पॉइंट ऑफ टाइम लेबर जो थे हाई अमाउंट ऑफ वेजेस काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, है ना। लेकिन if wage rate rise further 200 to 300 amount of maybe rise, but labor will prefer leisure time to and deny the extra work hour। इसीलिए क्योंकि he is ready to work 6 hour at a point of A but supply curve bend backward। जब ये एक्सेप्शन बन जाएगा कि
उससे ज़्यादा काम करना दे विल नॉट प्रेफर। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल, जस्ट मिनट, आई वांट टू सी कि पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको विजिबल हो रहा है या फिर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चरल गुड्स। तो एग्रीकल्चरल गुड्स क्या होते हैं? द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई द एग्रीकल्चरल गुड्स एज दे प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक रीजन। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो इसे इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक रीजन में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनका जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड होता है वेदर कंडीशन पे। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अ वेदर, इफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो देन देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन द एट अ हायर प्राइस। सपोज एक साल में इसकी राइस की खेती एकदम से कम हो गई, ज़ीरो हो गई, तो उस साल में खेती ज़ीरो होने मतलब उसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से उसे हाई प्राइस में भी सप्लाई नहीं किया जा सकता है। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल गुड्स को जो है इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। अर्जेंट नीड ऑफ कैश। इफ सेलर इज इन अर्जेंट नीड फॉर हार्ड कैश, he may sell his product at which may be below at the market price। अब कोई भी इंसान, जैसा भी यूजुअली अगर किसी पिता को अपने बेटे की शादी करनी है तो अगर उसे अर्जेंट में पैसे चाहिए और उसके पास पैसे का इंतज़ाम कहीं से नहीं हो रहा है तो वो उस टाइम पे क्या करेगा, अपनी जो खुद की प्रॉपर्टी है उसको सेल करके अपने नीड्स को, अपने वांट को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ अर्जेंट नीड ऑफ कैश। ये भी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स। तो इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉसेस। जैसे वेजिटेबल है, अगर आपने कभी देखा होगा कि जब टमाटर 7-8 बजे तक तो अपने रेट पे बिकते रहते हैं, जैसे ही 10 बजे उसका प्राइस एकदम से डाउन हो जाता है, क्योंकि एक जो सेलर होता है वो ये सोचता है रादर देन वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं कुछ तो पैसा पा जाऊँ और मेरी कमोडिटी बिक भी जाए, वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रेयर गुड्स। द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। इफ द प्राइस राइजेस सप्लाई रिमेन अनचेंज। जैसे कि रेयर पेंटिंग है, अगर इसकी या ओल्ड कॉइन्स है, एंटिक गुड्स है, इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दी जाए, इसके डिमांड में या इसके सप्लाई में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन चेंजेस इन सप्लाई विथ डायग्राम। अब सप्लाई के चेंज इन सप्लाई में दो टाइप है, पहला इंक्रीज इन सप्लाई है, दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई है। तो जब हम चेंज इन सप्लाई पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो अदर फैक्टर है वो चेंज होता है लेकिन जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन जब हम वेरिएशन इन सप्लाई पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अदर फैक्टर कांस्टेंट होता है और प्राइस जो है, प्राइस की वजह से यहाँ पे चेंजेस देखने मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई को देखो, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस। फेवरेबल चेंजेस की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो सप्लाई है वो हमेशा बढ़ता है फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से। ठीक है, डिमांड में हमने पढ़ा था कि फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से डिमांड बढ़ती है और यहाँ पे फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से सप्लाई बढ़ता है। इन अदर फैक्टर लाइक फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, फॉल इन टैक्स रेट्स, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विच विल प्राइस रिमेन कांस्टेंट। और ये जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होता है टू द राइट ऑफ ओरिजिनल सप्लाई कर्व। अगर आप सप्लाई कर्व आपको दिख रहा होगा तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस है ये ओरिजिनल प्राइस है आपकी और ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही ओरिजिनल यहाँ पे सेम है, लेकिन फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से क्वांटिटी जो है OQ से OQ1 हो गई, यानी कि बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, लेकिन फिर भी प्राइस क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो कर्व बन रहा है, पहला एस जो ओरिजिनल था उस पर S बन रहा है और दूसरा S1 बन रहा है यहाँ पे N पे। ठीक है,
नेक्स्ट इज, अब इसको यहाँ पे भी वही एक्सप्लेन किया गया है कि क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सप्लाई राइज फ्रॉम OQ to OQ1 एट द सेम प्राइस OP एंड रिजल्टिंग इन आउटवर्ड शिफ्ट, यानी कि बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ है इन अ ओरिजिनल सप्लाई कर्व फ्रॉम SS to S1, और ये क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू फॉल इन द सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस। अनफेवरेबल चेंजेस होने की वजह से ऑफ अदर फैक्टर, लेकिन प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट होती है। अदर फैक्टर कौन कौन से है, प्राइस ऑफ इनपुट, इंक्रीज इन द टैक्स रेट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, और प्राइस क्या होती है, हमेशा रिमेन कांस्टेंट होती है, और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। आपने अगर देखा इंक्रीज इन डिमांड में राइट साइड शिफ्ट होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है ऑन ओरिजिनल कर्व, सप्लाई कर्व। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है, ये अपना वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। ये जो पी और क्यू है ये सेम ओरिजिनल प्राइस है और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। अदर फैक्टर यानी कि अनफेवरेबल चेंजेस होने की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कम हो गया, यानी कि M से N हो गया, सो OQ से OQ2 हो गई, यानी कि अंदर की तरफ इनवर्ड शिफ्ट हो गई, और नया सप्लाई कब बना, जैसे S2 SS2, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है। quantity supplied is shown on x axis and y axis, supply fall from OQ to OQ2 at the same price OP, resulting in inward shift to the of the original supply from SS to SS2। चलिए आगे बढ़ते हैं, सप्लाई वेरिएशन सप्लाई की तरफ जाते हैं। वेरिएशन सप्लाई क्या होता है, जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इट्स प्राइस ओनली। हमने पढ़ा था डिमांड में भी कि वेरिएशन सप्लाई में प्राइस की वजह से चेंजेस आता है और जो अदर फैक्टर है वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। ऐसे वेरिएशन को सप्लाई एंड डिमांड, वेरिएशन डिमांड कहते हैं और वेरिएशन सप्लाई भी कहते हैं। तो सबसे पहला है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कब होता है, जब राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, जब सप्लाई बढ़ता है और ऑफ कमोडिटी अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होता है, यानी कि जब सप्लाई बढ़ता है लेकिन यहाँ पे अदर जो कमोडिटी है, अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे अब आपने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था, प्राइस राइज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी राइज। सेम एज इट इज यहाँ पे भी है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में भी है। जब सप्लाई बढ़ता है ड्यू टू राइज इन प्राइस तो ऐसे टर्म को एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है, और ये जो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट शो करता है ऑन सेम सप्लाई कर्व ड्यू टू राइज इन प्राइस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई कर्व में ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ा है OP से OP1 हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाई भी OQ से OQ2 हो गई है, सॉरी OQ1 हो गई। देख रहे हो आप यहाँ, तो यहाँ पे नया सप्लाई कर्व बन रहा है फ्रॉम M to N, इसलिए यहाँ पे ये अपवर्ड स्लोप शो कर रहा है। सो क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई, और ये कैसा सप्लाई राइज हो रहा है फ्रॉम OQ to OQ1 विद द राइजिंग प्राइस फ्रॉम OP to OP1, और ये हमेशा अपवर्ड मूवमेंट शो करता है फ्रॉम M to N अलॉन्ग विद द सेम सप्लाई कर्व। इट इज़ नोन एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस कम होने की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी कम होती है और अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होता है। देयर इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट होता है क्योंकि प्राइस कम हुई और सप्लाई भी कम हुआ। अगर आप कर्व में देख सकते हो तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। तो जस्ट बिकॉज प्राइस OQ से OP से OP2 हो गई और OQ से OQ2 हो गया, प्राइस कम हुआ तो डिमांड सप्लाई भी यहाँ पे कम हो गई। तो यहाँ पे एक नया कर्व बन रहा है P2 to Q2, तो यहाँ N से M एक नया सप्लाई कर्व हुआ, तो ये हमेशा क्या होगा, ये
डाउनवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि सप्लाई और प्राइस दोनों ही कम हुई है। ऐसे सप्लाई को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लगी होगी और मैंने बेस्ट तरीका चुना है एक्सप्लेन करने का, एंड आई होप आपको भी पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन